संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे भैया बहनों, आज हम अध्याय फर्स्ट के भाग 3 में महत्वपूर्ण 3 बिंदु पढ़ेंगे। उसमें पहला बिंदु है मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा सभ्यता का एक नगरीय नियोजन केंद्र है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार नालों का निर्माण हुआ, और उसके बाद पढ़ेंगे गृह स्थापत्य कला यानी भवनों के बारे में। इस अध्याय में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो शहरी केंद्र है वो मूल केंद्रों में से एक है। वैसे मोहनजोदड़ो एक शहरी केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, लेकिन प्रसिद्धि के रूप में मोहनजोदड़ो मूल है। जैसे हमको पता है कि सिंधु की सहायक नदी है रावी नदी, सिंधु की सहायक नदी है रावी नदी, सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदी रावी नदी। रावी नदी के किनारे पर यहाँ पर 1921 में हड़प्पा सत्र की खोज हुई। हड़प्पा सत्र की खोज, तो कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम कोई पूरा स्थल खोजा गया वो है हड़प्पा। 1921 में हड़प्पा सत्र की खोज हुई। ये सर्वप्रथम खोजा गया सत्र है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कोई सत्र है ना, मोहनजोदड़ो है। शहरी सत्र के रूप में ऐसा कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध कोई सत्र है वो है मोहनजोदड़ो। तो हम आज विस्तृत रूप से मोहनजोदड़ो के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कोई है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता यानी नगरीय सभ्यता। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कोई है वो है हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो। वैसे देखा जाए तो मोहनजोदड़ो जो केंद्र है वो मूल रूप से 2 भागों में बटा हुआ है। मोहनजोदड़ो की नगरीय व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग दुर्ग और दूसरा भाग है वो है शहर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मोहनजोदड़ो जो मूल सभ्यता क्षेत्र है, जो सिंधु नदी के किनारे पर यहाँ पर है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो की खुदाई है वो 1922 में राकलदास बनर्जी द्वारा की गई। तो मोहनजोदड़ो मूल स्थान है ना, मूल क्षेत्र है ना, उसको मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। इसके 2 भाग हैं। एक भाग उत्तरी की ओर आप देखेंगे, इधर पश्चिम की ओर दुर्ग, और दूसरा है शहर। तो सबसे पहले भाग को हम समझते हैं दुर्ग को। दुर्ग बड़ा भाग है, दुर्ग बड़ा भाग है और पश्चिम में ऊंचाई पर बना हुआ है, ऊंचाई पर बना है। ये पहली विशेषता। दूसरी बात पहले शहरी, ये पूर्वी भाग में है, ये पूर्वी भाग में है और ये निचला हिस्सा है, इसको हम शहरी भाग बोलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पश्चिम भाग में ऊपर बना हुआ है दुर्ग, जो दुर्ग बना हुआ है वो कच्ची ईंटों के परकोटे पर बना हुआ है। जैसे दुर्ग बना हुआ वो कच्ची ईंटों के परकोटे के ऊपर बना हुआ है, कच्ची ईंटों के परकोटे पर बना हुआ है। दुर्ग है वो कच्ची ईंटों के
कच्ची ईंटों के परकोटा के ऊपर, परकोटे चबूतरा कह सकते हैं, चबूतरे के ऊपर बना हुआ है, चबूतरे के ऊपर बना हुआ है, बना हुआ है। शायद यहां पर शासक वर्ग निवास करते होंगे, शासक वर्ग निवास करते होंगे, ऐसे पूरा अवशेष मिले हैं। शायद यहाँ पर कोई व्यापारी या कह सकते हैं यहाँ पर कोई पुरोहित निवास करता होगा। ये भाग कौन सा है? तो ये भाग है दुर्ग का भाग, दुर्ग। और दूसरी बात कर लेते हैं शहरी भाग, ये निचला भाग, ये कच्ची ईंटों का बना हुआ, कच्ची ईंटों का बना हुआ, शायद यहाँ आम नागरिक रहते होंगे, यहाँ पर आम नागरिक रहते होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि ये अंतर है किसमें? जो मोहनजोदड़ो के दो क्षेत्र है, एक दुर्ग भाग है, एक शहरी भाग है, इनमें दो चीजों का अंतर है। यानी यहाँ पर शायद शासक वर्ग रहता होगा, शायद यहाँ पर नागरिक रहते होंगे। तो ये पूरा अवशेष किसके आधार पर मिलता है? ये कच्ची ईंटों के बने हुए हैं, और यहाँ पर ये है जो चबूतरा कच्ची ईंटों का है, लेकिन जो यहाँ पर भवन बने हुए ना, भवन पक्की ईंटों के, भवन है वो पक्की ईंटों के बने हुए, पक्की ईंटों के बने हुए हैं, जिससे ये पता चलता है। अब बात कर लेते हैं दुर्ग है क्या। तो नोट लगाकर लिखेंगे दुर्ग क्या है, नोट लगा के लिखेंगे किसके बारे में? दुर्ग के बारे में। मोहनजोदड़ो में पश्चिमी टिल्ले पर बना हुआ एक भाग जो पक्की ईंटों का बना हुआ है, और वह चारों ओर से दीवार यानी परकोटे से घिरा हुआ है, परकोटे से घिरा हुआ है। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, तो दुर्ग है वो पश्चिमी टिल्ले पर है, कच्ची ईंटों के चबूतरे बना हुआ एक पक्की ईंटों का भवन है, शायद यहाँ पर शासन वर्ग रहते होंगे। लेकिन कुछ पूरे स्थल है जहां से ये पता चलता है कि दुर्ग तो है, लेकिन कुछ भाग परकोटे से घिरे हुए हैं, कुछ भाग परकोटे से घिरे हुए नहीं है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। आगे वाली बात हम कर लेते हैं। यहाँ पर मोहनजोदड़ो में जो भवन मिले हैं या जो दुर्ग मिला है या शहर मिला है, वो किसका बना हुआ है? तो बना हुआ है ईंटों का। किसका? ईंटों का। और ईंटें कितनी प्रकार की थी? ईंटों दो प्रकार की थी, ईंटें दो प्रकार की। दो प्रकार की ईंटें कौन कौन सी? एक थी कच्ची ईंट, और एक है दूसरी है वो पक्की ईंट। इन दो प्रकार की ईंटें थी, कच्ची ईंट और पक्की ईंट। पक्की ईंट से दुर्ग बना हुआ था, कच्ची ईंट से नगरीय क्षेत्र से जहां पर आम लोग रहते वो बना हुआ था। ये ईंटें किस प्रकार थी? ऐसा कहा जाता है वहां पर कुछ पूरा अवशेष में ईंटें प्राप्त हुई है। उन ईंटों का अनुपात है, वो अनुपात 1:2:4। या फिर कुछ ईंटें मिली है 7:15:30। कुछ ईंटें मिली है वो मिली है 10:20:40। इस प्रकार की ईंटें मिली हैं, जो कुछ कच्ची ईंटें हैं और कुछ पक्की ईंटें हैं, जिससे ये पता चलता है वहां पर जो शहर है, नगरीय केंद्र है मोहनजोदड़ो ग्रुप में, वो किसका बना हुआ था?
कच्ची ईंटें और पक्की ईंटों का बना हुआ था। इस प्रकार हमको मोहनजोदड़ो क्षेत्र की कुछ पूरा अवशेष रूप में जानकारी मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में 1875 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया। उस सर्वेक्षण में कनिंघम ने कहा है कि जिस समय भारत में यहाँ पर पूरा स्थल यानी लाहौर से कराची तक रेल लाइन बिछानी थी, लेकिन लाहौर से मुल्तान तक यहाँ पर जो लाइन बिछी गई, इस लाइन में लगभग लाखों करोड़ों ईंटें है ना वहां से टिल्ले से निकाल कर वहां लाकर रोड़ियों के रूप में उपयोग कर लिया गया। इसका मतलब हड़प्पा पूरे स्थल का अधिकांश भाग है वो पहले ही अंग्रेजी गवर्नमेंट ने विनिष्ट कर दिया। उसके बाद में नवीन सर्वेक्षण हुआ, बहुत सारे अन्य स्थान मिले, उनमें मूल है वो है मोहनजोदड़ो, जो एक मूल शहरी केंद्र के रूप में है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी, नालों का निर्माण। पहली केंद्र की बात होगी, अब दूसरे की बात कर लेते हैं, वो है नालों का निर्माण। विश्व की जल निकास के लिए सबसे उपयोगी कोई जानकारी प्राप्त होती है तो वो जल निकास पद्धति की होती है। जल निकास पद्धति विश्व का सबसे उपयोगी जल निकास व्यवस्था कहीं थी ना, उपयोगी जल व्यवस्था कहीं थी ना, वो थी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल वगैरह। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता, इस प्रकार के पूरा अवशेष मिले। तो नालों का निर्माण किस प्रकार किया गया, नालों का निर्माण क्यों किया गया, उसके बारे में देख लेते हैं। तो नालों का निर्माण है ना वो घर के गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए किया गया। ये नालों का निर्माण है वो, नालों का निर्माण घर का गंदा पानी बाहर निकालने के लिए किया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व में जिस समय लोगों को जानकारी नहीं थी, उस समय भारत में नगरीय नियोजित सभ्यता विकसित हो चुकी थी और उस समय व्यवस्थित तरीके से आज की भांति घर के गंदे पानी को नालों के रूप में बाहर बड़े नाले में और बड़े नाले से बाहर शहर से बाहर ले जाने की व्यवस्था आज से पहले थी। वर्तमान में पेरिस जैसे आधुनिक शहर है, जिस प्रकार के नालों की सीवेज लाइनें स्थापित है, ये आज से कई हजार साल पहले हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में थी, जो एक सर्वोत्कृष्ट जानकारी देती है कि हमारे यहाँ पर नगरीय शासन व्यवस्था थी। अब आप कहेंगे किस प्रकार, तो एक उदाहरण देकर समझते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एक घर है, यहाँ पर कोई एक घर, तो घर का गंदा पानी है ना वो घर की दीवार के पास से होकर, गली की दीवार के पास से होकर जो बड़ा नाला था ना, रोड के पास बड़ा नाला, उसके अंदर डाल दिया जाता था। इस प्रकार घर का गंदा पानी घर की दीवार के सटे नाले से बाहर गली के नाले से मेन जो रोड है उनकी तक पहुंचा दिया जाता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुव्यवस्थित नालियों की व्यवस्था की गई। हमारी पाठ्य पुस्तक कहती है शायद गलियां और नालियां पहले बनी होगी, उसके बाद शायद भवन बने होंगे। इस प्रकार के कुछ पूरा अवशेष मिलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर जो नाले बने गए, घर का गंदा पानी बाहर जाता था, उसको नियोजित ढंग से बनाया गया कि छोटे नाले से पानी बड़े नाले में जाता था। बीच में क्या रखते, नालों में जगह जगह सोर्स गर्त रखते। सोर्स गर्त यानी चैम्बर लगे होते हैं, चैम्बर रखे होते हैं और उन चैम्बरों से ढक्कन हटाकर सफाई का कार्य करते हैं। कूड़ा बाहर कचरा बाहर निकालते। इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक नाला जा रहा है,
और नाले के बीच में जो चैम्बर है, एग्जॉस्ट गड्ढा है, उसे ढक्कन हटाते और जो कूड़ा कचरा है उसको बाहर निकालते हैं। इस प्रकार की सुव्यवस्थित व्यवस्था कर रखी थी। और कुल मिलाकर नालियां ना, वो नालियां 2-3 चीजों से बनी हुई थी। तो मूल रूप से नालियां वो ईंटों की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई है? ईंटों की बनी हुई। और बीच में है ना चूना पत्थर प्लास्टर किया हुआ था। यानी ये नाला है, नाले है ना, नाले यानी जल निकास पद्धति के लिए नाले, वो पक्की ईंटों के बने होते थे नाले, यानी नालियां जल निकास पद्धति के लिए। और इसमें प्लास्टर किया हुआ था किसका? जिप्सम का, चूने पत्थर का। चूने पत्थर जिप्सम मिलाकर क्या करते हैं? प्लास्टर। इस प्रकार की जानकारी मिलती है। इन कहने का तात्पर्य है कि इस घर के पानी को बाहर निकालने के लिए इस प्रकार की सुव्यवस्थित नियोजित व्यवस्था कहीं मिली न, वो मिली है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, लोथल, धोलावीरा। कालीबंगा में लकड़ी की नालियां मिली। किसकी? लकड़ी की नालियां मिली, जो सारो इंपोर्टेंट है। यहाँ पर जल निकास करने के लिए किसका उपयोग हुआ? लकड़ी की नालियों का उपयोग हुआ। इस प्रकार की जानकारी मिलती है। अब तीसरे बिंदु की बात कर लेते हैं। वो बात करते हैं गृह स्थापत्य कला। लेकिन एक नोट अगर एक चीज और लिखनी कि यहां पर सड़कें व नालियां ग्रिड पद्धति बनी हुई, ग्रिड पद्धति पर बनी हुई थी। ग्रिड पद्धति बनी हुई थी मतलब तात्पर्य है ये एक दूसरे को समकोण काटती। सड़कें और नालियां एक दूसरे को क्या काटती? समकोण। इधर से सड़क नालियां, मतलब दोनों सड़क के किनारे किनारे नालियां थी, तो नालियां एक दूसरे को क्या काटती? समकोण। यानी ये एक दूसरे को क्या काटती है? समकोण काटती है। एक दूसरे को समकोण काटती है। एक दूसरे को समकोण काटती है। इस प्रकार की जानकारी मिलती है। अब तीसरे बिंदु की बात कर लेते हैं, वो है गृह स्थापत्य कला। तीसरा बिंदु वो है गृह स्थापत्य कला, यानी उस समय वहां पर किस प्रकार के भवनों का निर्माण हुआ था। तो तीसरा बिंदु है गृह स्थापत्य कला, यानी वहां पर भवन किस प्रकार के बने हुए थे, किसके बने हुए थे, किस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर तीसरे बिंदु की बात कर लेते, वो है गृह स्थापत्य कला, यानी भवनों का निर्माण। भवनों के निर्माण में पक्की एवं कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया। कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया। यानी यहाँ पर दो प्रकार की ईंटें, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें। जहां पर दूर जैसे क्षेत्रों में शासक वर्ग रहते वहां पक्की ईंटों का उपयोग, और जहां पर नगरीय व्यवस्था वहां पर अधिकांश कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया है। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर कुछ घर भवन छोटे और कुछ बड़े थे। कुछ भवन छोटे और कुछ बड़े, छोटे एवं कुछ बड़े मिले, कुछ बड़े मिले। यहां भवनों के फर्श में ईंटें लगी हुई थी। आंगन है ना, आंगन, घर का आंगन में पक्की एवं कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया। ऐसा कहा जाता है कि जो घर का आंगन है, भवन है, उस भवन का जो आंगन है, उस आंगन में खाना बनाने के लिए चूल्हे का उपयोग और कतई करने के लिए इस प्रकार के उपयोग के साधन भी रखे हुए थे। यानी घर का आंगन में खाना पकाने के लिए
खाना पकाने के लिए या रसोई बनाने के लिए चूल्हों का उपयोग चूल्हों का उपयोग करते इस प्रकार के पूरा अवशेष मिले हैं। और तीसरी चीज यहाँ पर कतई बुनाई भी होती थी, कतई और बुनाई होती थी। ये सभी भवनों में पूरा अवशेष मिले। जैसे आप देख सकते हैं एक भवन का पूरा भाग, और इस पूरे भाग में अलग अलग प्रकार के इस प्रकार बताया गया। आंगन है, बीच में साइड में 2 कमरे बने हुए हैं, बाहर का कमरा है, यहाँ पर कुआं खुदा हुआ है, बीच में एक नाली बनी हुई है, गंदा पानी बाहर आ रहा है, ऊपर की ओर चढ़ने के लिए सीढ़ियां, कुछ घरों में सीढ़ियां मिली है, और घरों की दीवार के ऊपर शायद लकड़ी की छतें होती थी, शायद लकड़ी की छतें होती थी। तो हमको 2-4 चीजें और याद रखनी, वो ये याद रखनी कि शायद भवनों में सीढ़ियां लगी, कुछ भवनों में सीढ़ियां मिली है, कुछ भवनों में सीढ़ियां मिली है, सीढ़ियां मिली है। दूसरी चीज, घर के सबसे बाहर वाले कमरे में, जैसे कोई एक सत्र है, पूरा स्थल है, जैसे हम इसको देखते हैं, सबसे बाहर का कोई भाग है, यानी सबसे बाहरी भाग में कोई, जैसे एक छोटा सा यहाँ पर इस प्रकार का घर है, इस प्रकार का अवशेष मिले। यहाँ पर घर है, यहाँ पर आंगन है, यहाँ पर कमरा है, यहाँ कमरा है, यहाँ बाहर कमरा है। इस बाहर के कमरे में यहाँ पर क्या होता है, कुआं होता, या कुआं। इस कुएं का उपयोग घर के आंतरिक लोग और राहगीर, बाहर सड़क चलती है, सड़क, इस सड़क के लोग भी आसानी से कर लेते हैं। यानी इसका घर के अंदर भी दरवाजा खुलता है, कुएं का घर के बाहर से भी दरवाजा खुलता है। यानी घर के सबसे बाहर वाले कमरे में कुएं का निर्माण होता था, जिसका उपयोग घर के बाहर के राहगीर एवं घर के सदस्य करते थे। बात समझ में आई? किस प्रकार, जैसे यहां से रास्ते से राहगीर आ रहा है, उसको प्यास लगी, आसानी से यहाँ पर, ठीक है ना, बाहर का गेट है ये, यहाँ से वो पानी निकाल के भवन मिले हैं। इन भवनों में इस प्रकार की नाली व्यवस्था थी, कुआं था, घर थे, कुछ घर छोटे थे, कुछ बड़े थे, कुछ कच्ची ईंटों के बने हुए थे, कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे दुर्ग, उसके बाद में दुर्ग के अलावा अन्य प्रकार के जो यहाँ पर अनागार है, स्नानागार है, इस प्रकार के भाग को आगामी कक्षा में पढ़ेंगे। भाग क्रमांक 3 की पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, और आपको यहाँ से गृह कार्य करना है। मोहनजोदड़ो एक केंद्रीय शासन व्यवस्था का शहरी केंद्र था, किस प्रकार, यहाँ के नालों का निर्माण स्थिति क्या थी, यहाँ का गृह स्थापत्य भवन निर्माण किस प्रकार था, इस प्रकार की जानकारी आपको करनी है। आगे वाला टॉपिक हम इससे आगे वाला भाग को पढ़ेंगे।